नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेट होगा जीके का, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा था। आज का ये सेट नंबर 5 होगा। 4 सेट आपको मिल चुके हैं इससे पहले 40-40 क्वेश्चन के। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस इसके हैं, सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आगे जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति को मनुस्मृति मानी जाती है, जिसकी रचना मनु के द्वारा की गई थी और इसका रचना का समय 184 से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो मौर्य वंश के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन से वंश हुए? तो वो थे शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ठीक है। इनकी हत्या की थी, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि बृहद्रथ के शासनकाल में इनका पुष्यमित्र शुंग जो था वो सेनापति हुआ करता, तो इनकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की इसने। अगला क्वेश्चन है, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? तो अभी मैंने बताया शुंग वंश की स्थापना की थी इसने। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अब शुंग वंश का अंतिम शासक इसमें पूछा गया कौन सा था, तो उसका अंतिम शासक था देवभूति। इसकी हत्या इसके सचिव ने की थी। इसका सचिव कौन था? वसुदेव के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी 75 ईसा पूर्व में, जिसके उपरांत उसने कण्व वंश की स्थापना की थी। किसकी? कण्व, ठीक है, कण्व वंश की स्थापना की थी वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके। अगला क्वेश्चन, गौतमीपुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र शतकर्णी ये सातवाहन वंश का शासक था ये, और ये सबसे महान शासक हुआ है, ठीक है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र हुआ है शतकर्णी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो सातवाहन वंश ने अधिकतर सिक्के किस धातु के चलाए थे? तो ये चलाए थे शीशे के, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सी हो जाएगा। शीशे के अतिरिक्त इसमें तांबे कांसे की मुद्राओं के निर्माण भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सबसे अधिक लेकिन शीशे के चलाए थे। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, तो ये किसका शासन काल प्रकट करता है? 78 ईस्वी, ठीक है। तो ये शासनकाल कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत स्टार्ट किया गया था 78वें ईसा पूर्व में, ठीक है। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के शासक थे ये, और इन्होंने इनको शक संवत का प्रवर्तक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, जिसको भारत संविधान ने 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। 22 मार्च 1957 को। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? शक संवत के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने भी बताया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत किस वर्ष से शुरू होता है? शक संवत शुरू होता है ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ईसा के जो जन्म के 78 वर्ष के बाद शक संवत स्टार्ट होता है। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? तो प्रथम मास ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सभी लोग जानते होंगे फिलहाल, ठीक है। तो इसको चैत्र बोलते हैं। चैत्र महीने से स्टार्ट होता है प्रथम मास इसका। इसके बाद बैसाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण यानी सावन जिसको बोलते हैं, फिर भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, फाल्गुन, ये महीने आते हैं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है, ठीक है। तो इससे क्या उल्लेख होता है? बेस नगर अभिलेख से हेलियोडोरस के, तो इससे अभिलेख होता है वासुदेव का।
हेलियोडोरस तक्षशिला के एवन शासक एंटियालकिडस का राजदूत था ये, जिसने वेश नगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। याद रखना है आपको। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ वो ये चरक के द्वारा लिखा गया था, इनके द्वारा। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क का दरबारी कौन था? चिकित्सक दरबारी पूछा जाता है, तो कनिष्क के चिकित्सक दरबारी वो भी चरक ही थे। इन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जिससे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, चरक को। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? कागज बनाने की कला सबसे पहले कागज जो है वो चीनियों के द्वारा खोजा गया था, कागज बनाने की कला। कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय और यूनानी। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मिलन से गांधार कला की उत्पत्ति हुई है। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? कई बार पूछा जाता है विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो इसमें 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विक्रम संवत की शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, और शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में की गई। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व अगर हम यहाँ रख लेते हैं बीच में, तो ईसा से पहले जितने होंगे वो पूर्व हो जाएंगे, ईसा के बाद जितने वो ईस्वी में चलते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 57 वर्ष पूर्व, और शक संवत जो है ईसा से 78 वर्ष आगे, मतलब 78 ईस्वी में किया गया था। तो इनके बीच का जो अंतर है वो हमारा 135 वर्ष आएगा। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। इनका राज्यारोहण जो था 78 ईस्वी में किया गया था। इनकी राजधानी पेशावर, जिसको पुरुषपुर थी। मथुरा इनकी 2वीं राजधानी थी, और उनके शासन का मुख्य केंद्र भी थी उत्तर भारत का। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? तो सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था कनिष्क ने। चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा था कुषाणों ने। ठीक है, क्योंकि ये उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था, इसलिए ये मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, और अधिकतर व्यापारी इसी मार्ग से होकर जाते थे। इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। तो सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने आरंभ करवाया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वो कला क्षेत्र में विकास हुआ था सबसे अधिक, और गांधार कला सर्वप्रथम इसी समय में प्रकाश में आई थी, कुषाण काल में। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? जिसको अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है उनको, कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क ये भी बौद्ध मतानुयायी थे, तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रसार अपने राज्यों में करवाया था, इसलिए इनको द्वितीय अशोक कहा गया था, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध मत के थे। ठीक है, और कनिष्क भी बौद्ध मत के हुए, इसलिए इनको द्वितीय अशोक भी कहा गया है। इसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहरें चलवाई थी। सबसे अधिक बड़े पैमाने पर सोने की मोहरें यानी स्वर्ण मुद्रा कुषाण शासकों ने चलवाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए हैं? कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए खारवेल। हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख करता है। यहाँ पर खारवेल चेदी वंश का था। ये खारवेल को महाराज
महामेघ वाहन और कलिंग अधिपति कहा गया है। ये जैन धर्म का संरक्षक था कलिंग। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के खारवेल से ये संबंधित है, ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं, सबसे पहले फिर उसके बाद वाला वंश आपको सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मौर्य वंश, ठीक है, सबसे पहले मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश आता है, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है। उसके बाद शुंग वंश आ जाता है, फिर 185 से 75 ईसा पूर्व। कुषाण वंश आ जाता है 58 से 174 ईस्वी तक। गुप्त वंश आ जाता है 319 से 550 ईस्वी तक। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये आपको क्रम याद रखना है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया यहाँ पर, वो श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये जो थे एक सामंत राजा थे, ठीक है, और उन्हीं के नाम से आगे इस वंश का नाम जो है गुप्त वंश रखा गया, श्री गुप्त के नाम से। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का गाया। समुद्रगुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये गुप्त वंश से संबंधित थे, और गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ये आपको याद रखना है। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक शासनकाल किया था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो अभी मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, याद रखना है आपको। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग ये गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी, चारों ओर शांति का माहौल था, और इसलिए यहाँ पर ये गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। माना जाता है कि मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई है, मतलब इस पे आज भी इसकी चमक बरकरार है। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख भी है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता था रूपक, चांदी के सिक्के। और इनका वजन जो था 30 ग्रेन से 35 ग्रेन के बीच में होता था। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर। वराहमिहिर कौन थे? कवि थे, दार्शनिक थे, खगोल विधि थे, ज्योतिषी थे, तो कौन थे? तो ये खगोल विधि थे। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में खगोल विधि हुए हैं। ये खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका नाम ही चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, बात एक ही है। इनके शासनकाल में ये चीनी यात्री था फायान, इनके शासनकाल में भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है? कालक्रम पूछा गया, सबसे पहले किसका फिर उसका, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा हुए, उसके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए। कुमारगुप्त के पश्चात भी अगर पूछा जाए तो स्कंदगुप्त राजा हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? किसके परिणाम स्वरूप हुआ था गुप्त साम्राज्य का पतन? तो ये हुआ था हूण आक्रमण के। हूणों ने आक्रमण कर दिया था गुप्त साम्राज्य पर, तो उनका फिर पतन हो गया, उनकी पराजय हो गए। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूणों का आक्रमण विशेष उल्लेखनीय है। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हूणों को किसने परास्त किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। लेकिन हूणों ने बार बार आक्रमण किया, इसके कारण जो है उनकी हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो अभी मैंने बताया था स्कंदगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास क्या थे, किसके शासन काल में थे, ये आपको बताना है। तो कालिदास गुप्त काल के कवि थे। ये कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान और कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है इनका। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे, भौतिक विज्ञानी थे, गणितज्ञ थे या वैद्य थे। तो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये आर्यभट्ट। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली का इन्होंने खोज की थी। आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? किस गुप्त काल ने किया था? ये किया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसे कुमारगुप्त ने बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया और वैदेशिक संबंधों को भी स्थापित किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चीनी यात्री हेत्सनांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो हेत्सनांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो इनका आने का कारण क्या था? अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना इनका कारण था। और कन्नौज की धर्म सभा का इसे अध्यक्ष भी बनाया गया था, जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। और इसने जो है सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की है किसने? हेत्सनांग ने। तो आज के वीडियो में दोस्तों ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सारे वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।